A very good evening to all the participants of the DTRTA webinars. And we are on part 2 of the meaning and scope of accounting. And as you can see on my screen, we have come to the page number 6 of the document on meaning and scope of accounting. And in this, we are beginning with evolution of accounting as a social science. एक सामाजिक विज्ञान के रूप में अकाउंटिंग की उत्पत्ति और कैसे उसकी बढ़त हुई। सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म में अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टूवर्ड्स की मदद करती थी अपने स्टूवर्डशिप के फंक्शन को डिस्चार्ज करने में। जो अमीर लोग हुआ करते थे वो स्टूवर्ड्स को एम्प्लॉय करते थे कि वो उनकी प्रॉपर्टी को मैनेज करेंगे, और ये जो स्टूवर्ड्स थे इनको अकाउंट देना पड़ता था समय समय पर अपने स्टूवर्डशिप का, कि उन्होंने किस तरह से उस प्रॉपर्टी को मैनेज किया है। ये जो स्टूवर्डशिप अकाउंटिंग थी, यही फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम का जड़ थी, उसका रूट था। आजकल जो हम लोग डबल एंट्री का बुक कीपिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, ये तो जाके केवल 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ। लेकिन इतिहासकारों ने ये पाया है कि डेबिट और क्रेडिट के जो रिकॉर्ड्स हैं वो 12वीं शताब्दी में भी देखे गए। हालांकि डबल एंट्री सिस्टम फॉलो तो किया जाता था, तो जब डबल एंट्री सिस्टम था वो स्टूवर्डशिप अकाउंटिंग को फॉलो करता था, और स्टूवर्डशिप अकाउंटिंग जो थी वो बिजनेसमैन का पर्पस सर्व कर देती थी, और जो वेल्दी लोग थे उस समय उनका पर्पस स्टूवर्डशिप अकाउंटिंग से सर्व हो जाता था। हालांकि डबल एंट्री सिस्टम को भी फॉलो किया जाता था, ये 12वीं शताब्दी से नजर आ रहा है, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम जो था वो ज़्यादा प्रिवेल नहीं कर रहा था, स्टूवर्डशिप अकाउंटिंग से ही काम चल रहा था। और डबल एंट्री सिस्टम जो है जाके 15वीं शताब्दी में उसका चलन ज़्यादा शुरू हुआ है। ज़्यादातर देशों में स्टूवर्डशिप अकाउंटिंग ही प्रेवलेंट थी, जब तक कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत बड़े बड़े एंटरप्राइजेस नहीं शुरू हो गए जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के रूप में काम करते थे। तब तक स्टूवर्डशिप अकाउंटिंग ही एक तरह से चलती थी। उसके बाद दूसरा फेज आया, सेकेंड फेज, जिसमें एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिस्टम इमर्ज हुआ, जिसमें एक कंपनी का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें कि इसके शेयर होल्डर मिलके उसके शेयर्स को होल्ड करते हैं, और मैनेजमेंट को ओनरशिप से अलग करके देखा गया। ओनर एक अलग होता था, मैनेजर एक अलग होता था, और शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को बचा के रखने के लिए और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को बचा के रखने के लिए या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डिस्क्लोजर जरूरी होता था। ज़्यादातर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के रूप में होता था, और इस तरह से इसके अलावा भी दूसरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दी जाती थी, जो कि लॉ के अनुसार जिसको बदला जाता था, तय किया जाता था। जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो पीरियोडिक एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जरिए, और जो फाइनेंशियल वित्तीय पोजीशन जो है वो बताते हैं। जो पीरियड खत्म होता है बैलेंस शीट के जरिए, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जरिए एक पीरियोडिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट दी जाती है, और बैलेंस शीट के जरिए
उस कंपनी की या उस कंसर्न की वित्तीय पोजीशन बताई जाती है। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इनको एक लीगल स्टेटस मिल गया, क्योंकि जो ओनर्स थे कंपनियों के, जो इकोनॉमिक एंटिटी थी यानी जो कंपनी थी, और जो उसके मैनेजर्स थे, उनके बीच में जैसे जैसे रिश्ते बदलते गए वैसे वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक लीगल स्टेटस मिल गया। उसके बाद जैसे जैसे सोसाइटी ऑटोक्रेटिक सोसाइटी से डेमोक्रेटिक सोसाइटी की तरफ बढ़ी, जैसे जैसे डेमोक्रेटाइजेशन हुआ सोसाइटी का, तो ये जो रिलेशनशिप्स थी एंटरप्राइज और इन्वेस्टर के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में, मैनेजर्स और गवर्नमेंट के बीच में दूसरी तरफ, उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव आए। जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स थे और जो दूसरे बिजनेस के कॉन्टैक्ट ग्रुप्स थे, वो ये जानना चाहते थे कि बिजनेस के बारे में, कि इसके पहले कि वो उसमें पैसा लगाएं या ट्रांजैक्शन करें उसके साथ। और इस प्रकार से फाइनेंशियल अकाउंटिंग इमर्ज कर गई। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इमर्ज एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम by which they could identify, measure and communicate useful information so that informed judgments could be taken and decisions could be made by a broad group of users. ये तो इस तरह से सेकेंड फेज हुआ। उसके बाद एक तीसरा फेज आया। तीसरे फेज में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जनरेट किया जाता था, इसलिए जनरेट किया जाता था जिससे कि मैनेजमेंट अपना डिसीजन ले सके, और इस तरह से मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग सिस्टम बना था। उसने, इस सिस्टम ने बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट की डिसीजंस को इम्प्रूव किया, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया। और ये जो नया आयाम आया, ये नया डायमेंशन आया अकाउंटिंग का, इसको कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तरफ बढ़े, और ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेवलपमेंट है थर्ड फेज का, ये 20वीं शताब्दी में ही विकास हुआ है इसका, और अभी इतना फैला हुआ है कि ये मैनेजमेंट के डिसीजंस के हर क्षेत्र को कवर करता है। और उसके बाद लास्टली थर्ड फेज के बाद आया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, और ये अपने फॉर्मेटिव प्रोसेस में है, नहीं अभी बन रहा है, ये अपना रूप ले रहा है। और इसका लक्ष्य ये है कि अकाउंटिंग इस तरह से होनी चाहिए कि बिजनेस के द्वारा जो भी सोशल कॉस्ट इनकर की जाती है और सोशल बेनिफिट क्या होता है उसको भी मद्देनजर रखा जाए। केवल फाइनेंशियल कॉस्ट को मद्देनजर न रख के सोशल कॉस्ट को और सोशल बेनिफिट को भी मद्देनजर रखा जाए, जो सोशल बेनिफिट उस एंटिटी के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है। और ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, ये इसलिए शुरुआत इसकी हुई क्योंकि एक सोशल अवेयरनेस का ग्रोथ हुआ, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी से कुछ ऐसे बाई प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं जो कि जिसको कोई पसंद नहीं करता, ये अनडिजायरेबल है। केवल इकोनॉमिक बेनिफिट को देखना जरूरी नहीं है, सोशल बेनिफिट को देखना भी आवश्यक है। जबकि प्रॉफिट कमाया जाता है तो एंटरप्राइज को बहुत सारे सोशल कॉस्ट इनकर करने पड़ते हैं। सोशल कॉस्ट में समाज को कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है एंटरप्राइज का, जैसे पॉल्यूशन होता है, जैसे सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज होते हैं, जैसे मटेरियल, लैंड, लेबर, माइंस वगैरह, ये सब चीज़ें इस्तेमाल होती है। और ये इन सब का एक सोशल कॉस्ट है, एक सामाजिक एक खर्चा है आजकल की दुनिया में। तो इसलिए एंटरप्राइज से हम ये अपेक्षा रखते हैं कि वो समाज के लिए कुछ बेनिफिट भी पैदा करेगा। जब समाज को एक कॉस्ट वो पकड़ा रहा है तो वो समाज के लिए कुछ बेनिफिट भी पैदा करेगा, जैसे एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करेगा, या खेल कूद, रिक्रिएशन वगैरह, एंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज़ को करेगा, कस्टमर्स को और ज़्यादा चॉइस वो देगा, और वो उस चॉइस को एक रीजनेबल प्राइस पर देगा। तो अब जो नया सिस्टम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का है, वो कस्टमर को ज़्यादा चॉइस देने पे फोकस करता है और एक रीजनेबल प्राइस पे फोकस करता है, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे फोकस करता है।
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करता है, रिक्रिएशन एक्टिविटीज पे फोकस करता है। और इसलिए डिमांड ये है कि जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसको ऐसी रिपोर्ट पैदा करनी चाहिए, बनानी चाहिए जो सोशल कॉस्ट कितनी इनकर कर रहा है वो उसको भी आइडेंटिफाई करे, और सोशल बेनिफिट जो जनरेट कर रहा है वो उसको भी आइडेंटिफाई करे और उसको भी कैलकुलेट करे। सामाजिक विज्ञान मैन को स्टडी करता है कि वो एक समाज का एक सदस्य है, समाज का एक मेंबर है, सोसाइटी का एक मेंबर है। सोशल साइंस का मतलब होता है सोशल प्रोसेस से, सोशल प्रक्रियाओं से और सोशल प्रक्रियाओं के रिजल्ट से, और उनका क्या असर है सोशल रिश्तों पर, इससे उसका मतलब होता है। तो इसी प्रकार से जो अकाउंटिंग की यूजफुलनेस है सोसाइटी के लिए एज ए होल, ये बहुत ही फंडामेंटल, ये मूलभूत क्राइटेरियन है कि जिसके आधार पे हम इस तरह की सोशल अकाउंटिंग को एक सोशल साइंस मान सकते हैं। हालांकि इंडिविजुअल्स बेनिफिट कर सकते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से, लेकिन जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो समाज के अच्छाई के लिए इंफॉर्मेशन पैदा करता है और एक इंडिविजुअल की अच्छाई के लिए पैदा नहीं करता। ये एक समाज का एक प्रयोजन सिद्ध करता है, ये समाज के विकास में योगदान देता है, इट कंट्रीब्यूट्स फॉर ए सोशल प्रोग्रेस, और ये अडेप्ट होता है कि वो सोशल प्रोग्रेस के साथ अपनी स्पीड को बढ़ा के रखे। और इसलिए अब अकाउंटिंग जो है एक सोशल साइंस मानी जाने लगी है। अब आते हैं अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स पे, यानी व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स, और उद्देश्य क्या है अकाउंटिंग के, व्हाट डज अकाउंटिंग वांट टू डू और अचीव। तो सबसे पहला उद्देश्य है कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि हम ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग एक सिस्टमैटिक वे में कर रहे हैं। सिस्टमैटिकली हम रिकॉर्ड करते हैं जो वित्तीय एस्पेक्ट हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस के, उनको रिकॉर्ड करते हैं, यानी इसको हम कहते हैं बुक कीपिंग। ये जो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस हैं बाद में इनको क्लासिफाई किया जाता है और समराइज भी किया जाता है लॉजिकली, और क्लासिफाई जैसे हमने देखा था किया जाता है लेजर में, और बाद में उसको समराइज किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए और इनके एनालिसिस करने के लिए, और एनालिसिस के बाद उसको इंटरप्रेट करने के लिए। इंटरप्रेट का मतलब है उसमें से मीनिंग निकालना। दूसरा उद्देश्य अकाउंटिंग का है कि जो रिकॉर्ड हमने किए थे ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड किया था, इससे हम रिजल्ट्स पता लगाना चाहते हैं। एक अकाउंटेंट है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करता है। वो इसलिए प्रिपेयर करता है ये जानने के लिए कि जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं उसके रिजल्ट्स एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में क्या है। पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेंट एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपना अकाउंट बनाता है और उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो प्रॉफिट एंड लॉस निकालता है। अगर रेवेन्यू एक्सपेंसेस से ज़्यादा होता है, यानी प्राप्तियां जो है खर्चों से ज़्यादा होती हैं, तब ये कहा जाता है कि बिजनेस जो है प्रॉफिटेबली रन कर रहा है। लेकिन अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं रेवेन्यू से, तब ये कहा जा सकता है कि बिजनेस रन कर रहा है लॉस में। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो मैनेजमेंट की हेल्प करता है, और भी जो भी दावेदार हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी भी मदद करता है कि वो ये रैशनल डिसीजंस ले सकें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये बिजनेस जो है वो रिम्यूनरेटिव यानी प्रॉफिटेबल प्रूव्ड नहीं हुआ, तो ऐसी स्टेट ऑफ अफेयर्स क्यों हुआ, इसका कारण क्या है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है मैनेजमेंट के द्वारा, और मैनेजमेंट उसके लिए उसको ठीक करने के स्टेप्स भी ले सकते हैं अगर उनको ठीक से ये पता लग जाए, रिकॉर्ड करने इसके जो रिजल्ट आ रहा है उससे पता लग जाए कि भाई बिजनेस जो है क्यों रिम्यूनरेटिव नहीं है, क्यों प्रॉफिटेबल नहीं है। उसके बाद जो तीसरा उद्देश्य है, उद्देश्य ये है कि रिजल्ट हमको पता लग गया, उसके बाद हम वित्तीय पोजीशन पता लगाना चाहते हैं बिजनेस की। तो बिजनेसमैन केवल इस बात में दिलचस्पी नहीं लेता कि उसको रिजल्ट मिल जाए बिजनेस का, प्रॉफिट या लॉस के सेंस में एक पर्टिकुलर पीरियड में,
बल्कि उसको ये भी एंक्शसनेस होती है, उसको ये भी बेचैनी होती है जानने की कि दूसरों को उसकी दावेदारी कितनी है, कितना उसको देना बाकी है, कितने एसेट्स वो ओन कर रहा है एक सर्टेन डेट में। और ये जानने के लिए वो अकाउंटेंट जो है वित्तीय पोजीशन का स्टेटमेंट बनाता है, तैयार करता है, जिसको हम पॉपुलरली बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। जो बैलेंस शीट है वो स्टेटमेंट है एसेट्स एंड लायबिलिटीज का बिजनेस के, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। यानी बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए बनती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बनती है। एंड ये हमारी मदद करती है पता लगाने में कि बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ क्या थी। चौथा उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग। Whoever are the users, accounting becomes a language of business which communicates the financial results of an enterprise to various stakeholders. बहुत से दावेदारों को वो कम्युनिकेट करता है by means of financial statements. अकाउंटिंग का उद्देश्य है कि वो डिसीजन मेकर्स के इंफॉर्मेशन नीड्स को फुलफिल कर रहा है, और जो लोग भी उस इंफॉर्मेशन से डिसीजन लेना चाहते हैं उनके नीड्स को फुलफिल कर रहा है, और वो रैशनल डिसीजन ले सकें। रैशनल डिसीजन वो होता है जो लॉजिकली, एक साइंटिफिकली एक पर्टिकुलर कंक्लूजन की तरफ रीच करता है। 5 है टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन। पांचवा उद्देश्य यह है कि कोई कंपनी कितनी सॉल्वेंट है, वो डूबने तो नहीं जा रही। बैलेंस शीट को प्रिपेयर करके मैनेजमेंट न केवल इस बात का खुलासा करते हैं कि वो क्या ओन कर रहे हैं या फिर एंटरप्राइज क्या ओन कर रही है, बल्कि वो ये इंफॉर्मेशन भी देते हैं कि उस कंसर्न की एबिलिटी क्या है कि वो अपनी लायबिलिटीज को मीट कर सकेगी शॉर्ट रन में। इसको लिक्विडिटी पोजीशन कहते हैं, शॉर्ट रन में नहीं, कम समय के अंतर्गत। और लॉन्ग रन में क्या वो अपनी लायबिलिटीज को मीट कर सकेगी, ये उसकी सॉल्वेंसी पोजीशन है। लिक्विडिटी पोजीशन मतलब कम समय में वो क्या अपने देनदारियों को निभा सकती है। लॉन्ग रन में, लंबे समय में, क्या वो अपने देनदारियों को निभा सकती है, क्या वो इतनी सॉल्वेंट है कि लॉन्ग रन में जब भी ये उसके जो देनदारियां ड्यू होंगी तब वो उसको क्या निभा पाएगी। और इस प्रकार से जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको हमने देखा। तो ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, जहाँ तक कि सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन जो पहला ऑब्जेक्टिव था, वो पूरा होता है बुक कीपिंग करके, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस बना के। यहाँ पे लेजर की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, LEDGER। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है कि रिजल्ट्स पता लगाना, वो हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलते हैं। उसके बाद जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो हमको बैलेंस शीट से मिलती है, और बाद में जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनती हैं उसके द्वारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वेरियस यूजर्स के पास कम्युनिकेट होती है। ये तो हुए ऑब्जेक्टिव्स। अब आते हैं कि अकाउंटिंग क्या क्या फंक्शंस करती है जिससे कि ये ऑब्जेक्टिव्स पूरे होते हैं। तो अकाउंटिंग सबसे पहले मेजरमेंट का काम करती है। बिजनेस एंटिटी का पास्ट परफॉर्मेंस को मेजर करना और उसके करंट फाइनेंशियल पोजीशन को मेजर करना, पहले की परफॉर्मेंस और करंट फाइनेंशियल पोजीशन। उसके बाद फ्यूचर को फोरकास्ट करना कि फ्यूचर परफॉर्मेंस कैसी होगी, फ्यूचर में फाइनेंशियल पोजीशंस कैसे होंगे एंटरप्राइज के। और ये जो फोरकास्टिंग है पास्ट डेटा को देख के की जाती है। तीसरा अकाउंटिंग का जो फंक्शन है वो है डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग सुसंगत इंफॉर्मेशन देती है यूजर्स को अकाउंट्स के, जिससे उनको रैशनल डिसीजन मेकिंग में मदद मिलती है। चौथा जो फंक्शन है वो है कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। अकाउंटिंग असेस करती है परफॉर्मेंस को, जो भी परफॉर्मेंस अचीव हुई है, कि जो टारगेट थे उसके मुकाबले में कितना परफॉर्मेंस मिला। उसके अलावा अकाउंटिंग पॉलिसीज जो होती हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज के हिसाब से वो इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करती है कि हमारी क्या क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, जिसके आधार पर हमने अकाउंट बनाए हैं। और कंटिंजेंट लायबिलिटीज
कंपनी की कौन सी हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कंटिजेंट लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज हैं जो कि पर्टिकुलर इवेंट के हैपनिंग पे कंटिजेंट होती हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के द्वारा, अकाउंटिंग के द्वारा ये इंफॉर्मेशन भी डिस्क्लोज होती है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या हैं, कंटिजेंट लायबिलिटीज क्या हैं, और टारगेट्स के रिलेशन में परफॉर्मेंस कैसा है, और उसके बाद प्रिडिक्ट करना, पूर्वानुमान करना, कंपेयर करना और इवैल्यूएट करना फाइनेंशियल रिजल्ट को। इस काम में ये अकाउंटिंग पॉलिसीज और जो कंटिजेंट लायबिलिटीज हैं, इनका भी एक रोल होता है। तो ये हुआ कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन का जो फंक्शन है। उसके बाद एक कंट्रोल फंक्शन भी है अकाउंटिंग का, क्योंकि अकाउंटिंग के द्वारा जो कमजोरियां हैं ऑपरेशनल सिस्टम की वो आइडेंटिफाई होती हैं, और उससे एक फीडबैक मिलता है कि जो भी मेजर्स अडॉप्ट किए गए थे, अपनाए गए थे, उन वीकनेस को चेक करने का वो कितने इफेक्टिव रहे, और इस प्रकार से एक कंट्रोल टूल हो जाती है अकाउंटिंग। इसके बाद गवर्नमेंट रेगुलेशन और टैक्सेशन भी का भी एक इम्पॉर्टेंट जरिए क्राइटेरिया है, क्योंकि अकाउंटिंग गवर्नमेंट को भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन देती है, जिससे सरकार अपना कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकती है उस एंटिटी पे, जहां तक कि टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने का सवाल है। अब आते हैं बुक कीपिंग पर। बुक कीपिंग, जैसे हमने देखा, अभी हमने डिफरेंस देखा था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में इसके पहले के सेशन में। बुक कीपिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके जरिए हम फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो भी बिजनेस के ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसका जो भी फाइनेंशियल डेटा है वो रिकॉर्ड हो रहा है, और ये रिकॉर्डिंग एक महत्वपूर्ण ढंग से और ऑर्डरली तरीके से हो रही है। बुक कीपिंग में वो प्रोसीजर आता है बुक कीपिंग का कि कैसे बुक कीपिंग की जाती है और रिकॉर्ड कीपिंग कैसे की जाती है। ऑब्वियसली बुक कीपिंग के जो प्रोसीजर्स हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि एंड प्रोडक्ट क्या है, यानी बुक कीपिंग से हम क्या अल्टीमेटली रिजल्ट क्या पाना चाहते हैं, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको किस तरह का चाहिए, उस पर डिपेंड करता है बुक कीपिंग कैसी होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जब भी हमारा मतलब होता है, उसका मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या बैलेंस शीट से, और बैलेंस शीट का मतलब है उसमें जो भी शेड्यूल्स और नोट्स हैं, जो अकाउंट्स का पार्ट है, वो भी शामिल हैं बैलेंस शीट में, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में काउंट होता है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको इकोनॉमिक एक्टिविटी का रिजल्ट बता रहा है एक पीरियड के लिए, और बैलेंस शीट हमको वित्तीय पोजीशन बता रही है उस पीरियड के एंड पे। बुक कीपिंग के लिए एक सूटेबल क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की जरूरत होती है ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स की। बुक कीपिंग में हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, इवेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उनको फिर बाद में हम क्लासिफाई कर रहे हैं, जो कि लेजर में होता है। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये भी तय किया जाता है with reference to the requirement of the financial statements. What kind of financial statements we need. A bookkeeper may be responsible for keeping all the records of a business. या फिर एक वो माइनर सेगमेंट का भी रिकॉर्ड रख सकता है, या वो पूरे बिजनेस का रिकॉर्ड रखेगा। हो सकता है वो कोई कस्टमर के अकाउंट ही के पोजीशन ही रख रहा हो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में, यानी उसके पास एक छोटा सा माइनर सेगमेंट हो पूरे अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग जो है वो एक केयरफुल और एफिशिएंट बुक कीपिंग का सिस्टम है। अकाउंटिंग का आधार है एक केयरफुल और एफिशिएंट बुक कीपिंग सिस्टम। जब तक कि बुक कीपिंग का सिस्टम केयरफुल और एफिशिएंट नहीं होगा तो सही अकाउंटिंग नहीं हो पाएगी। जो बुक कीपिंग के रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करने के तहत जो एसेंशियल, जो उसका एसेंस है, उसका जो मूलभूत आइडिया है, वो ये है कि हम करेक्ट पोजीशन निकालना चाहते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर के हर हेड में क्या इनकम आ रही है, हर हेड में क्या एक्सपेंडिचर आ रहा है,
कोई भी एक बिजनेस क्रेडिट पर भी गुड्स परचेज कर सकता है और कैश में भी परचेज कर सकता है। अब जब गुड्स क्रेडिट पर परचेज होते हैं तो उनका रिकॉर्ड रखना जरूरी है कि वो किससे खरीदे गए थे, किसको पैसा देना बाकी है, क्योंकि प्रोप्राइटर ये जानना चाहेगा समय समय पे कि कितना अमाउंट ड्यू है क्रेडिट परचेज का जो उसको देना बाकी है और किसको देना है। अगर इसका प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं मेंटेन होगा तो हमको ट्रांजैक्शंस के डिटेल्स नहीं मिल पाएंगे एक्सपेंसेस के संदर्भ में, यानी कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है ये संभव नहीं होगा पता लगाना। इट वोंट बी पॉसिबल टू फाइंड आउट। और अकाउंटिंग पीरियड के एंड में प्रोप्राइटर ये जानना चाहता है कि कितना उसका प्रॉफिट हुआ या कितना उसने लॉस इनकर किया है एक पीरियड में। और इसके लिए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज नीडेड, जिसको गैदर किया जाता है, तभी गैदर किया जा सकता है जब हम ट्रांजैक्शंस का प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे। इसलिए जो बुक कीपिंग का काम है वो जो है प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स से संबंधित है, और ये काम बहुत ही इंडिस्पेंसिबल है। बिजनेस इसके बिना रह नहीं सकता है, एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और इस लेवल पे हमारे इस करिकुलम का मेजर कंसर्न ये है कि बुक कीपिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करना। बुक कीपिंग और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रिपरेशन है उसके लीगल इंप्लीकेशंस भी होते हैं, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना ये कंपनीज एक्ट के द्वारा भी गाइड होता है। बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी एक स्पेशल एक्ट्स बने हुए हैं जो उन इंस्टीट्यूशंस को गवर्न करते हैं। तो यानी कि लीगल इंप्लीकेशंस भी होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, या लीगल ज़रूरत भी है कि उनको मेंटेन किया जाए। लेकिन एक सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के लिए या एक पार्टनरशिप बिजनेस के लिए कोई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं है कि वो कंपनीज के लिए तो है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप बिजनेस के लिए, अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए तो अभी है, लेकिन एक महज पार्टनरशिप के लिए कोई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करेगा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे प्रिपेयर करेगा। तो शॉर्ट में अगर हम कहें तो कि बुक कीपिंग के जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है कि पूरी तरह से हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, और उसके बाद दूसरा ये कि उनका फाइनेंशियल इफेक्ट क्या है बिजनेस पे ये पता लगाते हैं। अब आते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में जो फ़र्क है उनको और विस्तृत रूप से देखते हैं और डिटेल वे में देखते हैं। कुछ लोग ये गलती कर देते हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को एक ही मान लेते हैं, लेकिन ये एक नहीं है। दीज आर नॉट सिनोनिमस टर्म्स, यानी कि इनका एक मतलब नहीं है, ये एक दूसरे से फर्क है। अकाउंटिंग एक ब्रॉड सब्जेक्ट है और उसके अंतर्गत एक बहुत विस्तृत अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है रिकॉर्ड्स के बारे में, जो कि बुक कीपिंग से हमें मिलते हैं। और एक एबिलिटी चाहिए होती है अकाउंटिंग में कि उन रिकॉर्ड्स को हम एनालाइज करें और इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करें जो हमको बुक कीपिंग के रिकॉर्ड्स दे रहे हैं। यानी बुक कीपिंग में तो रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, लेकिन अकाउंटिंग के जरिए उसको समझा जा रहा है, उसको एनालाइज किया जा रहा है, उसको इंटरप्रेट किया जा रहा है। बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग का फेज होता है, जबकि अकाउंटिंग समराइजिंग फेज होता है। बुक कीपिंग हमको नेसेसरी डेटा देता है अकाउंटिंग के लिए, और अकाउंटिंग वहां स्टार्ट होती है जहां बुक कीपिंग खत्म हो जाती है। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में जो फर्क है, बुक कीपिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका मतलब होता है रिकॉर्ड करने से ट्रांजैक्शंस को, और जैसे हमने कहा ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड करना। और अकाउंटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका मतलब होता है जो रिकॉर्ड किए ट्रांजैक्शंस हैं उनको समराइज करना है। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का बेस है, अकाउंटिंग का आधार है, और अकाउंटिंग मानी जाती है बिजनेस की लैंग्वेज। बुक कीपिंग
में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं आते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं अकाउंटिंग की प्रक्रिया में, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं बुक कीपिंग के रिकॉर्ड के आधार पे। जो मैनेजमेंट के द्वारा डिसीजंस लिए जाते हैं वो बुक कीपिंग रिकॉर्ड के बेसिस पे नहीं लिए जा सकते। मैनेजमेंट अपने डिसीजंस अकाउंटिंग रिकॉर्ड से लेती है। बुक कीपिंग का कोई सब फील्ड नहीं है, उसके अंतर्गत कोई फील्ड नहीं आता। अकाउंटिंग के बहुत सारे फील्ड हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्सेट्रा। जो फाइनेंशियल पोजीशन है, वित्तीय पोजीशन बिजनेस की, वो हम बुक कीपिंग से नहीं पता लगा सकते, जबकि अकाउंटिंग से हमको किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है। तो इसको इस तरह से एक ग्राफिकल रूप से भी समझा जा सकता है कि अकाउंटेंसी सबसे ऊपर है, उसके अंदर अकाउंटिंग है, और उसके अंतर्गत बुक कीपिंग है। अब आते हैं, जैसे हमने जिक्र किया कि अकाउंटिंग के सब फील्ड्स हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये की क्या चीजें हैं? सबसे पहले तो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट करना, यानी उनसे मीनिंग उद्धृत करना, और अकाउंट्स के यूजर्स को उस इंटरप्रिटेशन को कम्युनिकेट करना। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नेचर हिस्टोरिकल है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जो कि पहले घटित हो चुके हैं, उनको रिकॉर्ड कर रहा है। तो इसलिए इसका नेचर हिस्टोरिकल है। जो फाइनल स्टेप है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, वो है प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बन जाती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वहां खत्म हो जाती है। प्राइमरीली ये हमारी मदद करती है पता लगाने में कि नेट रिजल्ट क्या था अकाउंटिंग पीरियड का। अकाउंटिंग पीरियड इज इंपॉर्टेंट। और किसी एक गिवन डेट में फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वित्तीय पोजीशन क्या है उस बिजनेस की, ये पता लगाया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंटरनल रिपोर्टिंग होती है मैनेजर को, किसी बिजनेस यूनिट के मैनेजर को इंटरनल रिपोर्ट जारी है। तो अगर स्टुअर्डशिप, प्लानिंग, कंट्रोल या डिसीजन मेकिंग का फंक्शंस को डिस्चार्ज किया जाना है, तो मैनेजमेंट को बहुत ही वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, जिस अलग अलग तरीकों से इंफॉर्मेशन को ग्रुप किया जा सके और रिपोर्ट बनाई जा सकें, जैसा कि मैनेजर्स चाहते हैं अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए। ये जो अलग अलग तरीके हैं जिस तरह से इंफॉर्मेशन को ग्रुप किया जाता है या रिपोर्ट बनाई जाती है फाइनेंशियल अकाउंट्स के आधार पे, उस प्रक्रिया को हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें कॉस्ट पता लगाई जाती है और कॉस्ट पे कंट्रोल लाया जाता है। सो कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसका एक अंग है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से हम डील करेंगे थोड़े हायर लेवल्स पे जब स्टडी किया जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग का जहाँ तक सवाल है, हम लोग पढ़ रहे हैं व्हाट आर द सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, कॉस्ट अकाउंटिंग की जो टर्मिनोलॉजी है जिसको पब्लिश किया गया था इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स ऑफ इंग्लैंड के द्वारा, उन्होंने डिफाइन किया था कॉस्ट अकाउंटिंग को कि कॉस्ट अकाउंटिंग में जब हम अकाउंटिंग को की प्रक्रिया को कॉस्ट पता लगाने के लिए करते हैं, द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट जो स्टार्ट होती है इनकम और एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करके, या फिर or the basis on which they are calculated, and ends with the preparation of the periodical statement and reports for ascertaining and controlling the costs. तो सारा फोकस जो होता है कॉस्ट पता लगाने में, कॉस्ट को कंट्रोल करने में होता है। इनकम और एक्सपेंडिचर को भी इसलिए रिकॉर्ड किया जाता है कि जिसको हम आधार बना सकें टू कैलकुलेट द कॉस्ट। उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी एक सब फील्ड है अकाउंटिंग का, जिसको हमने पहले भी देखा है।
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की डिमांड है वो वहाँ से निकल के आ रही है। जैसे जैसे सामाजिक अवेयरनेस आ रही है कि हर बिजनेस के कुछ अनडिजायरेबल बाई प्रोडक्ट्स भी हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का कंसर्न होता है सोशल कॉस्ट की अकाउंटिंग से, कि ये कौन सी सोशल कॉस्ट हम सोसाइटी पे डाल रहे हैं जो एंटरप्राइज इनकर कर रहा है, और सोशल बेनिफिट्स कौन से वो पैदा कर रहा है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी एक तरह का सब फील्ड है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में ये अटेम्प्ट होता है कि हम ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को आइडेंटिफाई करें, क्वांटिफाई करें और रिपोर्ट करें जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज पे किए जा रहे हैं, जो कि प्रेजेंटली अकाउंटेड फॉर नहीं होते हैं। जो कन्वेंशनल, जो पुरानी अकाउंटिंग प्रैक्टिस थी, उसमें ह्यूमन रिसोर्स पर, यानी मानव संसाधन को अच्छा बनाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए जो भी अकाउंटिंग जो हो रहा है, जो भी खर्चे हो रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, उसको इन्वेस्टमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो उससे कुछ बाद में फ़ायदा मिलता है। तो ये हो गई ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। उसके बाद आते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स कौन कौन से हो सकते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जब पैदा होती है तो उसको कौन कौन किस किस तरह से यूज करता है। सामान्यतः जो अकाउंट्स के यूजर्स हैं उनको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। एक तो जो इंटरनल मैनेजमेंट है या इंटरनल मैनेजमेंट है, ओनर्स हैं, और दूसरे जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं या बाहर के लोग हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कंसर्न है आइडेंटिफाई करना उन इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स को और उन मेथड्स को जिस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी मैनेजमेंट को, जबकि इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स जो हैं बाहर के यूजर्स के लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से सर्व हो जाते हैं। इंटरनल यूजर्स के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग के तहत बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह बनाई जा सकती हैं, ग्रुप किया जा सकता है इंफॉर्मेशन को। बाहर के यूजर्स के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सर्व करते हैं उस नीड को। और जो यूजर्स हैं वो किस तरह के हो सकते हैं। पहले तो इन्वेस्टर्स हैं जो कि कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगाने वाले। वो रिस्क कैपिटल लगाते हैं। रिस्क कैपिटल मतलब जो ऐसी पूंजी जो कि खतरे से भरी होती है, और उनको इसीलिए ये जानकारी चाहिए, ये पता लगाने के लिए, असेस करने के लिए, आकलन करने के लिए कि हम उस इन्वेस्टमेंट को खरीदें, होल्ड करें या बेचें। और वो ही जानना चाहते हैं, वो उनको दिलचस्पी होती है जानने के लिए कि बिजनेस की एबिलिटी क्या है सर्वाइव करने की, या आगे प्रॉस्पर करने की, या डिविडेंड देने की क्या एबिलिटी है। नॉन कंपनी सेक्टर में, नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर में, जहां पर ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग नहीं होते, ओनर्स को भी ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है और उसकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी है, जिससे वो डिसाइड कर सकते हैं कि बिजनेस को कंटिन्यू करें या उसको शट डाउन कर दें। तो ये वो इन्वेस्टर्स हैं जो कि दो तरह के हो सकते हैं, बाहर के इन्वेस्टर्स, और जो ओनर्स हैं वो भी इन्वेस्टर्स हैं कंपनी के या एंटरप्राइज के। दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं या यूजर्स हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, वो है एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज की ग्रोथ अगर होती है तो उससे ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करता है, और इसलिए ये जो एम्प्लॉइज है वो जानना चाहते हैं कि कितनी स्टेबल है हमारी कंपनी, कितनी कंटिन्यूटी उसमें है, और कैसे वो ग्रो कर रहा है एंटरप्राइज हमारा, और हमारे एंटरप्राइज की क्या एबिलिटी है कि क्या हमको वो हमारी सैलरीज, हमारा रिम्यूनरेशन या हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे पाएगा, और क्या हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को वो बढ़ा पाएगा। तीसरे जो लोग हैं जो कि यूज़ करेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, वो है लेंडर्स, जो पैसा लगा रहे हैं, लोन पे दे रहे हैं पैसा। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या लोन का प्रिंसिपल या इंटरेस्ट कंपनी वापस देगी जब भी वो ड्यू हो जाएगा। ऐसे ही सप्लायर्स और क्रेडिटर्स भी हैं। वो ये उनको दिलचस्पी है जानने की कि एंटरप्राइज की क्या एबिलिटी है
कि वो उनके ड्यूज को पे कर सके, जो कि उनको हेल्प करेगी टू डिसाइड कि क्या क्रेडिट पॉलिसी होनी चाहिए उस रेलिवेंट कंसर्न के प्रति, क्या उनको क्रेडिट एक्सटेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उनको क्रेडिट देना चाहिए, क्रेडिट पे माल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कितने समय के लिए देना चाहिए, किस रेट पे देना चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो भी इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि एंटरप्राइज लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू करती रहे, कि वे अच्छा कर रही है। और वो ऐसा तब होता है जब उनका खुद का अस्तित्व डिपेंड करने लगता है उस बिजनेस के सर्वाइवल पे। जैसे बहुत सारे एंसिलरी यूनिट्स होते हैं जो कि एक बड़ी एंटरप्राइज को प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी कार की फैक्ट्री है, कार की फैक्ट्री को बहुत सारे एंसिलरी उससे जुड़े हुए यूनिट्स हैं जो आसपास उनको प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। अगर वो बड़ा एंटरप्राइज कोलैप्स कर जाएगा तो ये लोग भी कोलैप्स कर जाएंगे। तो इसलिए इनका स्टेक है कि वो कंपनी चलती रहे, क्योंकि इन स्मॉल यूनिट्स का जो किस्मत है वो भी सील हो जाएगी अगर वो कंपनी बड़ी एंटरप्राइज कोलैप्स कर जाती है। इसलिए ये जो सप्लायर्स और क्रेडिटर्स हैं ये जानना चाहते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से और उसकी रिपोर्ट से कि वो कंपनी से बिजनेस कर सकते हैं और कितने समय का क्रेडिट देंगे, वो किस रेट पे देंगे। उसके बाद कस्टमर्स होते हैं। कस्टमर्स का मतलब होता है, कस्टमर्स का कंसर्न होता है, उनकी चिंता होती है कि कोई एंटरप्राइज स्टेबल है कि नहीं है, उसकी कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, क्योंकि अगर वो कंपनी रहेगी तो उनको गुड सप्लाई कर सकती है। मान लीजिए एक कंपनी केमिकल बना रही है जिसको कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज खरीद रही हैं और वो कंपनी केमिकल सप्लाई करती है 3 मंथ के क्रेडिट पे, यानी 3 महीने के बाद वो पेमेंट लेगी। अगर अचानक उसको ट्रबल फेस करना पड़ता है तो केमिकल को सप्लाई नहीं कर पाती है तो कस्टमर्स भी मुश्किल में आ जाएंगे। तो जो सप्लायर्स और क्रेडिटर्स हैं जो उस किसी बड़े कंपनी को सप्लाई कर रहे हैं, कस्टमर्स जो है उसके दूसरी तरफ है जो उससे खरीद रहे हैं माल। ऐसे गवर्नमेंट और दूसरे एजेंसीज भी हैं, वो भी जानना चाहते हैं कंपनी के बारे में। गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, संनियंत्रित करती है बिजनेस एंटरप्राइज की फंक्शनिंग को जनता के हित में, और जो संसाधन है वो बहुत स्केर्स हैं, कम मात्रा में है, उनको एलोकेट करती है कंपीटिंग एंटरप्राइज के बीच में। प्राइसेस को भी कंट्रोल करती है सरकार, और एक्साइज ड्यूटीज चार्ज करती है, टैक्सेस चार्ज करती है। और इसलिए उनका भी इंटरेस्ट होता है बिजनेस एंटरप्राइज में कि बिजनेस एंटरप्राइज जब तक अच्छा चलेंगे तो उनको भी टैक्स मिलेगा। उसके बाद पब्लिक, जनता भी इंटरेस्टेड होती है एंटरप्राइज के फंक्शनिंग में, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, इन एंटरप्राइज का कंट्रीब्यूशन होता है लोकल इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, कई तरीक़ों से, क्योंकि ये लोगों को एम्प्लॉय करते हैं और लोकल सप्लायर्स के प्रति भी ये लोग उनके भी हित में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको माल सप्लाई करके उनसे प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब इसके अलावा मैनेजमेंट जो होता है वो भी इंटरेस्टेड होता है अकाउंट्स में। तो ये सारे लोग अपने मैनेजरियल डिसीजंस के लिए मैनेजमेंट इंटरेस्टेड होता है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे लोग वो लोग हैं जो कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं। अब अकाउंटिंग का रिलेशन दूसरे डिसिप्लिन के साथ क्या है, यानी अकाउंटिंग का जैसे इकोनॉमिक्स के साथ रिलेशन क्या है, या दूसरे डिसिप्लिन के साथ अकाउंटिंग का क्या रिश्ता है। अकाउंटिंग बहुत नज़दीकी तरीके से रिलेटेड है दूसरे कई डिसिप्लिन के साथ, और इसलिए एक अच्छी नॉलेज प्राप्त करने के लिए अकाउंटिंग की हमें जानना जरूरी हो जाता है कि वो रेलेवेंट पोर्शंस उन डिसिप्लिन के क्या हैं जिनके साथ अकाउंटिंग का मतलब है। बहुत से केसेस में अकाउंटिंग और वो डिसिप्लिन ओवरलैप कर जाते हैं। अकाउंटेंट को संबंधित डिसिप्लिन, संबंधित सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि वो समझ सके
ये कौन से ओवरलैपिंग एरियाज हैं उन डिसिप्लिन के साथ, और उस नॉलेज को अप्लाई कर सके दूसरे डिसिप्लिन पर भी अपने खुद के कार्य में जहां भी हो सके संभव हो, या फिर वो एक्सपर्ट एडवाइस भी ले सकता है अकाउंटेंट। पहला रिश्ता अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज व्यूड एज ए साइंस ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग। इकोनॉमिक्स को ऐसे देखा जाता है कि स्केर्स रिसोर्सेज हैं और उसमें रैशनल डिसीजन मेकिंग करनी, कैसे डिसीजन लें जिससे सबका भला हो। इकोनॉमिक्स का रिलेशन है स्केर्स रिसोर्सेज के एफिशिएंट यूज के साथ और उनके एनालिसिस के साथ, जैसे ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके। इसको एक सिंगल फर्म के पर्सपेक्टिव से, परिवेश से देखा जा सकता है, या पूरे देश के परिवेश से भी देखा जा सकता है। अकाउंटिंग को देखा जाता है एक सिस्टम के रूप में जो कि हमको वो डेटा देगा यूजर्स को, जिससे वो इन्फॉर्म जजमेंट पे आ सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ नॉन अकाउंटिंग डेटा भी जरूरी होता है, फिर भी अकाउंटिंग एक मेजर डेटाबेस है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसके आधार पर डिसीजन लिया जा सकता है। तो अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स के बीच में एक ओवरलैप आता है, कई तरीकों से ओवरलैप करते हैं, और इसलिए इन दोनों से मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने में काफ़ी कंट्रीब्यूशन मिलता है। लेकिन जो इकोनॉमिक थ्योरीज हैं उन्होंने डिसीजन मेकिंग के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस किया था, डिसीजन मेकिंग के टूल्स को के डेवलप करने में काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है जो कि अकाउंटिंग में यूज़ होते हैं। यानी अकाउंटिंग में जो टूल्स यूज़ हो रहे हैं वो इकोनॉमिक थ्योरी से इन्फ्लुएंस्ड हैं। लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ा एक गैप है इकोनॉमिस्ट और अकाउंटेंट्स के कॉन्सेप्ट्स में, मतलब जहाँ कई जगह ओवरलैप है तो कहीं गैप भी है। इनके जो इनकम और कैपिटल के कॉन्सेप्ट्स हैं दोनों के, वो दोनों के फ़र्क हैं। अकाउंटेंट्स को जो वैल्यू का आइडिया है या इनकम और कैपिटल मेंटेनेंस का आइडिया है वो इकोनॉमिस्ट से मिला था, लेकिन उन्होंने उसको सूटेबली शार्प सफाई करके उसकी अपने लिए यूजेबल बनाया, प्रैक्टिकल सर्कमस्टांसेस में उसको वैसे ही यूज नहीं किया। अकाउंटेंट्स ने वैल्यूएशन को डेवलप किया, मेजरमेंट को डेवलप किया और डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स को डेवलप किया जो कि इकोनॉमिक थ्योरम्स को यूज करके बने थे, लेकिन वर्क एनवायरनमेंट के लिए वो मोल्ड कर लिए गए अकाउंटेंट्स के द्वारा और अपने सूटेबली उसको ठीक कर लिया गया रेलेवेंस के हिसाब से, वेरीफिएबिलिटी के हिसाब से, बायस से फ्री रखने के लिए और टाइमलीनेस के हिसाब से, कंपेयर करने के हिसाब से, रिलायबिलिटी के हिसाब से और अंडरस्टैंडेबिलिटी के हिसाब से उन्होंने इन इकोनॉमिक थ्योरम्स को अपने हिसाब से बदला। इसके एग्जाम्पल के रूप में कि अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स के बीच में जो जुड़ाव होता है वो किस तरह का होता है, अगर हम देखें तो इकोनॉमिस्ट ये सोचते हैं कि जो एसेट की कोई वैल्यू है ये फ्यूचर अर्निंग्स की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है, कि एसेट को जब हम कहें कि इस एसेट की वैल्यू क्या है तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में उससे कितनी अर्निंग ली जा सकती है। इकोनॉमिस्ट उस सेंस में एसेट की वैल्यू को देखते हैं। जैसे कोई प्लांट है जिसकी वर्किंग लाइफ जो है 100 साल की है, तो अब आप फ्यूचर में कैसे पता लगाएंगे कि ये कितना अर्न करके देगा। तो कॉन्सेप्ट तो ठीक था, लेकिन ये कैसे पता लगाएंगे। तो सो अकाउंटेंट्स ने डेवलप किया एक वर्केबल वैल्यूएशन बेस। उन्होंने कहा कि हम एक्विजिशन कॉस्ट लेंगे, यानी कि उन एसेट्स को एक्वायर करने का प्राइस क्या पे किया गया था, हम वो बेस लेंगे वैल्यूएशन करने के लिए एसेट को, हम फ्यूचर को नहीं देखने वाले हैं। तो ये इकोनॉमिस्ट और अकाउंटेंट के एसेट के वैल्यूएशन के बारे में सोच का फर्क है। और मैक्रो लेवल पे अगर देखा जाए तो अकाउंटिंग
एक डेटाबेस प्रोवाइड करती है जिससे कि इकोनॉमिक डिसीजन मॉडल्स तैयार होते हैं, और माइक्रो लेवल डेटा से जो अकाउंटिंग सिस्टम हमें अरेंज करके देता है उससे मैक्रो लेवल का एक डेटाबेस तैयार होता है, और उस मैक्रो लेवल के डेटाबेस से इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं। हालांकि अकाउंटिंग के जो नॉन ओवरलैपिंग जोन्स हैं इकोनॉमिक्स के साथ, वो भी कम नहीं है। तो जो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और ट्रांजैक्शंस को समराइज करने के जो सिस्टम्स डेवलप हुए हैं, और इवेंट्स को और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज करने के जो सिस्टम्स डेवलप हुए हैं, जो यूनिफॉर्म रूल्स के द्वारा हार्मोनाइज किए गए सिस्टम्स को, और जिस प्रकार से डेटा को कम्युनिकेट किया जाता है, ये सारे के सारे अकाउंटिंग के ही एरियाज हैं। इसमें इकोनॉमिक्स का कोई मतलब नहीं है, ये नॉन ओवरलैपिंग एरियाज है। सो सर्टन एरियाज आर ओवरलैपिंग एरियाज, सर्टन एरियाज आर नॉन ओवरलैपिंग एरियाज, और कुछ एरिया ऐसे हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल गुथे हुए हैं। जैसे हमने देखा कि अकाउंटिंग से ही जो डेटाबेस निकल के आता है माइक्रो लेवल से, मैक्रो लेवल का मैक्रो लेवल से इकोनॉमिक डिसीजन मॉडल्स बनते हैं। अगला रिलेशन है अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिक्स के बीच में। स्टैटिस्टिक्स का यूज भी किया जाता है और अकाउंटिंग में, और इसको अप्रिशिएट किया जा सकता है बेटर अगर हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के नेचर को अप्रिशिएट करें। अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन होती है बहुत ही प्रिसाइज होती है, आखिरी पैसे तक एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया जाता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए हमको इतना प्रिसीजन जरूरी नहीं है, और इसलिए हम स्टैटिस्टिकल अप्रोक्सीमेशन करते हैं। अकाउंट्स में सारी वैल्यूज इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका मतलब किसी न किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन से है। स्टैटिस्टिक्स का जो कंसर्न है वो एक टिपिकल वैल्यू से है, वो एग्जैक्ट वैल्यू से नहीं है, एक बिहेवियर से है, एक रुझान से, एक ट्रेंड से है। तो स्टैटिस्टिक्स डील्स विद टिपिकल वैल्यू, बिहेवियर और ट्रेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और ओवर अ डिग्री ऑफ वेरिएशन, और बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करके टिपिकल वैल्यू, बिहेवियर, ट्रेंड समझा जाता है स्टैटिस्टिक्स में। और इसलिए जहां पर भी एक नीड अराइज होती है एक ब्रॉड जनरलाइजेशन करने के लिए या रिलेशनशिप्स का एवरेज लेने के लिए, वहां पर स्टैटिस्टिकल मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता है अकाउंटिंग के डेटा के ऊपर। डेटा अकाउंटिंग का होता है लेकिन मेथड स्टैटिस्टिकल लगाए जाते हैं। जैसे हमको पता लगाना है कि कितनी महंगाई बढ़ी, तो हम अकाउंटिंग का डेटा लेंगे और बाद में उसके ऊपर हम स्टैटिस्टिकल मॉडल का प्रयोग करेंगे। सो वी अराइव एट अ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसके बाद अकाउंटेंसी में एसेट्स एंड लायबिलिटीज को क्लासिफाई किया जाता है, और इनकम के हेड्स और एक्सपेंडिचर के हेड्स को भी क्लासिफाई किया जाता है, क्योंकि ये नीड होती है फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग की, क्योंकि हमको फाइनेंशियल रिजल्ट पता लगाने हैं अलग अलग ऑपरेशंस के। और दूसरे भी क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, जैसे ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन, एड हॉक यानी टेम्पररी क्लासिफिकेशन, इस तरह के क्लासिफिकेशन भी किए जा सकते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एक शॉर्ट टर्म व्यू लेते हैं, ज़्यादातर वो लॉन्ग टर्म व्यू नहीं लेते हैं इवेंट्स का, और ज़्यादातर वो एक साल के पीरियड के लिए कन्फाइन होते हैं, सीमित होते हैं। जबकि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एक लंबे समय के दौरान, लंबे पीरियड के लिए वो ज़्यादा यूजफुल होते हैं। जैसे हमको ट्रेंड लाइन देखनी है, तो एक रुझान देखना है, तो लंबे पीरियड के लिए देखा जाएगा, और यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज होता है। लेकिन स्टैटिस्टिकल मेथड जब भी यूज किए जाते हैं तो उसमें पास्ट के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो मेंटेन किए गए थे उनको भी इस्तेमाल किया जाता है एक कंसिस्टेंट आधार पे। जो फंक्शनल रिलेशंस हैं, जिसमें कि मैथमेटिकल रिलेशन दिख रहा है एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ,
वो स्टैटिस्टिकल वर्क पे ही आधारित होता है। ये जो फंक्शनल रिलेशंस हैं, ये कॉस्ट और प्राइस का एस्टिमेट पता लगाने के लिए जाने जाते हैं, और कुछ फ्यूचर वैल्यूज को एस्टिमेट करने के लिए भी यूज किए जाते हैं। जब हम किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फ्यूचर वैल्यूज असाइन करना चाहें कि आगे जाके इन्फ्लेशन कितना होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल गिवन द फंक्शनल रिलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट टू द प्राइस ऑफ एन इनपुट। हमने देखा अगर कि कॉस्ट का प्राइस के साथ क्या रिलेशन है एक किसी भी इनपुट के लिए, बिजनेस के लिए, तो उस रिलेशन के आधार पे हम ये पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर प्राइस का फ्यूचर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे क्या रिलेशन, क्या असर आएगा। अकाउंटेंसी में बहुत से फाइनेंशियल और दूसरे रेशोज भी स्टैटिस्टिकल मेथड्स पे आधारित होते हैं, जो हमको स्टैटिस्टिकल मेथड जो एवरेज आउट करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेटा को। कई अकाउंटिंग और फाइनेंशियल कैलकुलेशंस आधारित होते हैं स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलों पर भी। स्टैटिस्टिकल मेथड्स मदद करते हैं हमारी कि हम अकाउंटिंग डेटा को डेवलप करें और उनको इंटरप्रेट करें। जैसे टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल कंपैरिजन है अकाउंटिंग डेटा का, ये सब स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं। आजकल मल्टीपल डिस्क्रिमिनेट एनालिसिस को यूज़ किया जाता है और इसको पॉपुलरली यूज़ किया जाता है टू आइडेंटिफाई उन सिस्टम्स को उन सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो सिकनेस होता है बिजनेस का। कोई बिजनेस सिक होने वाला है कि नहीं, उसके क्या सिम्टम्स हैं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए मल्टीपल डिस्क्रिमिनेट एनालिसिस, ये स्टैटिस्टिकल टूल है, इसको यूज़ किया जाता है। और इसलिए स्टैटिस्टिकल मेथड्स की स्टडी और उनका इस्तेमाल अकाउंटिंग डेटा को एक एक्स्ट्रा एज, एक शार्पनेस प्रोवाइड कर सकता है। इसी प्रकार से अकाउंटिंग और मैथमेटिक्स के बीच में भी बहुत सा रिलेशन है। जैसे डबल एंट्री का बुक कीपिंग सिस्टम है, उसको हम एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट जो सबसे पहली जाने जाने वाली बुक थी इस सब्जेक्ट पे, वो एल्जेब्रा पे एक ट्रीटाइज था। फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन है जो, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के को जब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो अरिथमेटिक और एल्जेब्रा की अगर नॉलेज होती है, वो अकाउंटिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्री रिक्विजिट है। अकाउंटिंग के कंप्यूटेशंस और मेजरमेंट्स के लिए एल्जेब्रा और अरिथमेटिक की नॉलेज होना ज़रूरी है। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है या एन्युटी का कैलकुलेशन करना है, ये इसमें मैथमेटिक्स लगेगा। फंडामेंटल यूज है ये अकाउंटिंग में। जब हम डेप्रिसिएशन कंप्यूट करते हैं या इंस्टॉलमेंट्स निकालते हैं हायर परचेज की, या इंस्टॉलमेंट पेमेंट के ट्रांजैक्शंस का पता लगाते हैं, तो उनका कैलकुलेशन भी अगर हमको कैलकुलेट करना है कि लोन के रिपेमेंट के लिए कितना अमाउंट सेट असाइड करना है, या फिर एसेट्स का रिप्लेसमेंट कितने कॉस्ट पे होगा, या लीज रेंटल के को कैलकुलेट करना है, या मैथमेटिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल इन सब को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। अकाउंटिंग डेटा को भी हम रेशो के रूप में प्रेजेंट करते हैं, वो भी एक मैथमेटिक्स है। जैसे जैसे कंप्यूटर आया तो मैथमेटिक्स अकाउंटिंग का बहुत ही वाइटल हिस्सा बन गई है। अकाउंट्स को अब हम परंपरागत फैशन से लिखने के बजाय हम ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं एक मैट्रिक्स के फॉर्म में, और वहां पर हम रूल्स ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा लगाते हैं डेटा को क्लासिफाई और समराइज करने के लिए। आजकल स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक मॉडल्स यूज किए जाते हैं डिसीजन मॉडल्स को डेवलप करने के लिए अकाउंट्स के यूजर्स के लिए। अकाउंट्स के यूजर्स हैं, वो डिसीजन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए डिसीजन मॉडल्स बनाए गए हैं, और डिसीजन मॉडल्स के लिए हमने स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक मॉडल्स को यूज किया है। ऑपरेशन रिसर्च की जो टेक्निक्स हैं, उससे भी बहुत से डिसीजन मॉडल्स बनते हैं। ये टेक्निक्स मैथमेटिक्स पे आधारित हैं, क्योंकि अकाउंटिंग से हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं यूजर्स को, और अगर ये इंफॉर्मेशन
कितनी इफेक्टिव होगी, इफेक्टिव बनाने के लिए अकाउंटिंग डेटा को वो इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट फीड करनी चाहिए ऐसे स्टैटिस्टिक, इकोनॉमेट्रिक और ऑपरेशन रिसर्च के मॉडल्स को यूज करके। मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड करना एक मस्ट हो गया है डिसीजन मॉडल्स को समझने के लिए, जो कि स्टैटिस्टिशियंस ने बनाए हैं या इकोनोमेट्रिशियंस ने बनाए हैं या जो ऑपरेशन रिसर्च के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बनाए हैं। ग्राफ्स और चार्ट्स भी बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज किए जा रहे हैं अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए। और स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन नॉलेज के एडिशन में ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री भी जरूरी हो गया है, ऐसा प्रतीत होता है, जिससे कि हम अकाउंटिंग के कम्युनिकेशन सिस्टम्स को बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इसके बाद अकाउंटिंग और लॉ का भी बहुत ही क्लोज रिलेशन है। कोई भी इकोनॉमिक एंटिटी एक लीगल एनवायरनमेंट में काम कर रही है, ऑपरेट कर रही है। जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं सप्लायर्स के साथ या कस्टमर्स के साथ, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से गवर्न हो रहे हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से गवर्न हो रहे हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से गवर्न हो रहे हैं। जो एंटिटी खुद भी है वो भी उसका क्रिएशन भी लॉ से कंट्रोल होता है। जैसे कंपनीज जो है वो कंपनीज एक्ट के द्वारा क्रिएट होती हैं और उसके द्वारा कंट्रोल होती हैं। इसी तरह से हर देश का एक इकोनॉमिक, फिजिकल और लेबर लॉज हैं। जो ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स हैं वो हमेशा इन लॉज से गाइड होते हैं। काफ़ी अक्सर ये भी होता है कि अकाउंटिंग सिस्टम जो फॉलो किया जाएगा वो भी प्रेस्क्राइब होता है लॉ के द्वारा। जैसे कंपनीज एक्ट ने प्रेस्क्राइब किया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनीज के हैं वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही होंगे। बैंकिंग, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग के लिए भी ये जरूरी किया गया कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रोड्यूस करें जैसे उनको प्रेस्क्राइब किया गया। ये जो लीगल प्रेस्क्रिप्शन है अकाउंटिंग सिस्टम्स में, ये अकाउंटिंग नॉलेज जैसे डेवलप हुई है उस तरह से लीगल प्रेस्क्रिप्शंस भी डेवलप हो गए हैं। अब लीगली तय किया जाने लगा है कि अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए, यानी कि लेजिस्लेशन जो अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में होता है उसको एनैक्ट ही नहीं किया जा सकता जब तक कि अकाउंटिंग डिसिप्लिन ग्रो ना करे। जब अकाउंटिंग डिसिप्लिन ग्रो करता है तो लेजिस्लेशन भी इनैक्ट होता है और उस तरह से अकाउंटिंग लॉ को इन्फ्लुएंस करती है और लॉ अकाउंटिंग को इन्फ्लुएंस करता है। ऐसे अकाउंटिंग और मैनेजमेंट के बीच में भी एक रिश्ता है। मैनेजमेंट एक ब्रॉडर फील्ड है, ऑक्यूपेशनल फील्ड है, जिसमें बहुत से फंक्शंस होते हैं और कई डिसिप्लिन्स का एप्लीकेशन इस्तेमाल होता है, उसको कवर करता है वो। अकाउंटेंट्स मैनेजमेंट में वेल प्लेस्ड होते हैं और वो की रोल अदा करते हैं मैनेजमेंट टीम के साथ। बहुत सारी जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन है वो तैयार की जाती है मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग के लिए। हालांकि मैनेजमेंट जो है दूसरे डेटा सोर्सेस को भी दूसरे डेटा सोर्सेस पे भी निर्भर करेगा, लेकिन अकाउंटिंग डेटा उनका मूलभूत सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मैनेजमेंट टीम में अकाउंटेंट जो है वो एक बेटर पोजीशन में होता है समझने के लिए और डेटा को यूज करने के लिए दूसरों के मुकाबले में। दूसरे शब्दों में, क्योंकि एक अकाउंटेंट एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है मैनेजमेंट में, तो वो डेटा के रिक्वायरमेंट्स को समझता है और इस प्रकार से अकाउंटिंग सिस्टम को मोल्ड किया जा सकता है कि जिससे वो मैनेजमेंट के पर्पसेस को सर्व कर सके। So then we come to limitations of accounting and role of accounting in society, and these parts and the questions relating to this topic we will cover in our next lecture, and that will be in the early morning tomorrow at 8 o'clock. So with that we come to the end of this particular session.